नमस्कार और गुड मॉर्निंग, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज डूइंग फैंटास्टिक। सो गाइज, आज हम लोगों का ये एजुकेशनल चैनल पे पहला वीडियो है एंड आई होप एवरी वन ऑफ अस एंजॉयज इट द लास्ट। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे एंड जो भी आपको डाउट्स या फिर आपकी क्वेरीज होंगे आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे सो दैट वी कैन क्लैरिफाई इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। सो बेसिकली आज हम लोगों का ये जो लेक्चर होगा ये एक इंग्लिश मीडियम में और हिंदी दोनों में मिक्स करूँगा क्योंकि इंग्लिश भी थोड़ा ज़रूरी है और इंग्लिश अगर आप बोलते हैं या सुनते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलूँगा ताकि दोनों तरह के बच्चे यहाँ पर इस चीज़ को समझ सकें। So guys, आज today in this lecture we will be understanding about some basic concepts of chemistry and what are the basic concepts. These concepts are मतलब जो भी आज concepts हम लोग पढ़ाएंगे these are very very important for the 6th standard, 7th standard, 8th standard, 9th standard, 10th, 11th and 12th up to 12th class. Anyone can see this video because this is a very basic concept. आज का जो भी हम लोग का lecture होगा that will be like a very basic concepts of chemistry. Alright, so let's begin up. Well students, we see many things around us. हम लोग बहुत सारी चीज़ों को अपने आसपास अपने अराउंड में देखते हैं और जानकर के ताजुब भी होगा और आप लोग जानते भी होंगे शायद कि ये सारा चीज़ में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट इफ़ आई एम टेकिंग अ पीस ऑफ पेपर, अगर उस पीस ऑफ पेपर को मैं फाड़ देता हूँ तो एक छोटा टुकड़ा आएगा। उस टुकड़े को भी मैं अगर टुकड़े 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 में करते जाऊँगा मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़े में कर दे रहा हूँ तो वो जो छोटा जो टुकड़ा है लास्ट में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ वो तोड़ नहीं पाएंगे हाथों से। तो हम लोगों ने क्या करेंगे, उसको माइक्रोस्कोप में डालेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में। तो जॉन डाल्टन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ एटम और फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो उसने क्या किया, बेसिकली एटम को डिफाइन किया कि एटम इज दैट टीनीएस्ट पार्टिकल किसी भी चीज़ का, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो पेंट हो, चाहे वो हवा का एक एटम मॉलिक्यूल ही क्यों ना हो। तो अगर आप किसी भी चीज़ को जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्ट आएगा, उसको जॉन डाल्टन ने एटम बोल दिया था। यानी कि एटम अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन एटम इज दैट स्मॉलेस्ट और टाइनीस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट हैव फर्दर डिवीजन, यानी कि दैट इज इनडिविजिबल। बट लेटर ऑन उसके अंदर बहुत सारे रिसर्च हुए जो आप लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आया, फिर चैडविक ने एक्सप्लेन किया, मतलब अलग अलग साइंटिस्ट आए, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स के आविष्कार को किया। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया कि इन सारे चीज़ों को एक मतलब ब्रेक डाउन कर दिया कि जो डाल्टन बोलते थे कि एटम इज दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, उस छोटे से छोटे पार्टिकल के अंदर भी न जाने कितने छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। सो वी हैव 3 काइंड्स ऑफ पार्टिकल, वन इज इलेक्ट्रॉन, अनदर इज प्रोटॉन एंड अनदर इज न्यूट्रॉन। बेसिकली इसके अलावा भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, मेसॉन्स होते हैं, पॉजिट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रिनो होता है, एंटी न्यूट्रिनो होता है, लेकिन अभी वो सब चीज़ हमारे लेवल का भी मतलब हम लोग को नहीं जानना है। मैं बहुत एक मतलब थोड़ा सा आइडिया, ये उन लोगों के लिए वीडियो स्पेशली होगा जिनको केमिस्ट्री से डर लगता है। सो आफ्टर लुकिंग एट दिस वीडियो आप लोगों को लगेगा नहीं यार केमिस्ट्री आसान है, इट्स वेरी इजी सब्जेक्ट। इनफैक्ट आई एम अ बीटेक गाई, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और मेरा केमिस्ट्री में कहीं दूर तक रिश्ता अभी फिलहाल नहीं है इंजीनियरिंग करने के बाद भी, लेकिन कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से इतना प्यार है कि वो मेरे दिमाग में दिलो जहन में बैठा हुआ है और आज मैं आप लोगों के सामने केमिस्ट्री ले सकता हूँ। सो डाल्टन की थ्योरी को हम लोगों ने देखा कि डाल्टन ने क्या कहा, फिर उसके बाद से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और बाकी सारी चीज़ों का भी आविष्कार साइंटिस्ट करते गए अलग अलग। तो यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ क्लियर हो गया कि दुनिया का कोई भी चीज़ होगा उसके अंदर एटम होगा। अब हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होगा। हाँ, कुछ ऐसे भी एटम होते हैं जिसके अंदर आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है, जैसे हाइड्रोजन। अब हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारे एटम्स आप लोग सुने भी होंगे, एलिमेंट्स का नाम भी याद रखते हैं। तो एटॉमिक नंबर आप लोगों को 1 से 20 तक कल तक याद हो जाना चाहिए अगले लेक्चर तक, ताकि आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान हो जाए। जिसको याद होगा वेल एंड गुड, जिसको नहीं याद होगा उसको भी मतलब मैं ये जो वीडियो कंटिन्यूएशन है मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग 12th स्टैंडर्ड तक लेकर के चला जाए जहाँ तक पॉसिबल हो और सबके लिए बेनिफिशियल हो वीडियो, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि ये हमारे लेवल का नहीं, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा, क्योंकि ये बेस है। आप अगर हायर क्लासेस में पढ़ते हैं और आपको बेस का ही नहीं पता होगा ठीक से, तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़े ट्रबल में आ सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी बेसिक कंसेप्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। सो मेक योर पेशेंस बी अवेलेबल ओवर हियर और वर्क हार्ड, मतलब इसको पूरा का पूरा इस पे आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का जो मेन बेसिक टॉपिक है वो है हम लोगों का एक एटम। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ
एटम के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि एटम जॉन डाल्टन ने बताया था, और उसके अंदर अभी हम लोगों को 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता लग गया। एक है इलेक्ट्रॉन्स, एक प्रोटॉन्स और एक न्यूट्रॉन्स। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग लेटर ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्रोटॉन्स को पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक दिस इज वेरी मच प्रीटी क्लियर टू यू ऑल कि इलेक्ट्रॉन ई, प्रोटॉन पी, न्यूट्रॉन एन। एक और चीज बताऊंगा, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये चार्जेस हैं। ये क्या है? चार्ज। चार्ज क्या होता है अभी इसके बारे में हम लोग बहुत फिर इसमें डिटेल्स वगैरह में देखेंगे, लेकिन अभी आप जानेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यानी कि उसका कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन इज हैविंग नो चार्ज। So now let us come back to an atom. So basically I'll be talking about some of the atoms. जैसे अगर आप यहाँ पर कोई भी एटम लेते हैं तो सपोज उसका एक एटॉमिक नंबर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम स्कूल में गए एडमिशन लेने, तो वहाँ पे सबसे पहले मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन होता है किस क्लास में एडमिशन लेना है, राइट? अब जब आप उस क्लास में जाते हैं तो आपको उस क्लास के अकॉर्डिंग आपको रोल नंबर भी दिया जाता है। तो हर स्टूडेंट का एक अपना अपना रोल नंबर होता है। कई बार तो लाइक टैकल हो जाता है कि हमारे एक ही क्लास में राहुल नाम के 3 बच्चे हैं, ये भी राहुल राहुल राहुल, तो सब राहुल का रोल नंबर तो सेम नहीं होगा। उस राहुल का रोल नंबर अलग होगा, इस राहुल का रोल नंबर अलग होगा, इस राहुल का रोल नंबर अलग होगा। तो वी कैन कॉल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल नंबर, और वी जस्ट पुट राहुल 1, राहुल 2, राहुल 3 और व्हाटसोएवर। ऑलराइट, सो यहाँ पर भी बहुत सारे एटम्स थे, तो उन सारे एटम्स को भी एक रोल नंबर दिया गया। तो यहाँ रोल नंबर नहीं बोलेंगे, यहाँ एटम का नंबर बोलेंगे, यानी कि हम उसको क्या बोल देंगे? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को हम लोग एक लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो लेटर कुछ नहीं है बल्कि Z है, क्योंकि Z से हम लोगों का कोई भी एलिमेंट का सिंबल नहीं है, ठीक। और यहाँ पर हम एलिमेंट्स नेम लिख देते हैं, कुछ एलिमेंट के नेम, और यहाँ उनके हम सिंबल ले लेते हैं, ठीक है। सो हम लोग एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स नेम और सिंबल। मैं कुछ आप लोगों को 1 से 20 तक पीरियोडिक टेबल सबके पास होगा आई थिंक, और नहीं होगा तो आप लोग गूगल करेंगे और वहाँ से पीरियोडिक टेबल आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, और वहाँ से आप लोग 20 एलिमेंट तक का मैं यहाँ पर बताता हूँ। एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6। चलो मैं 6 तक लेता हूँ। फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड वाला है हीलियम, थर्ड लिथियम, फोर्थ बेरिलियम, फिफ्थ बोरोन, सिक्स्थ कार्बन। ऑलराइट, सो ऐसे आप लोग हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जो भी है, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, पूरा आप लोगों को कम से कम 20 तक याद कर लेना है। और 20 तक कैसे? नंबर वाइज। मैं आपसे पूछूंगा 6 नंबर कार्बन, 12 नंबर मैग्नीशियम, 17 नंबर 17 क्लोरीन, 16 नंबर सल्फर। ऐसे याद होना चाहिए कि रैंडमली अगर आपसे कोई भी नंबर पूछा जाए तो आप फटाक उसका तुरंत एटॉमिक नंबर के साथ साथ उसका सिंबल और एलिमेंट का नाम तक बता दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 9 नंबर तो आप गिन रहे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऐसे नहीं। 9 नंबर फ्लोरीन सर, याद है तुरंत, एकदम फटाक से ऐसा रट्टा मार लेना है इसको। बस बहुत कम ही चीज़ याद करना है, लेकिन मैं बता दूंगा क्या क्या चीज़ें याद करनी है। तो ये चीज़ आप लोगों को फिलहाल आप लोगों को अभी अगले 3-4 दिन के लिए बाय हार्ट कर लेना है, 1 से लेकर के 20 तक। अब सिंबल इनके हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स के सिंबल को भी और एलिमेंट्स के नेम और उसके एटॉमिक नंबर को याद रखेंगे। अब आप सोचेंगे कि सर हाइड्रोजन का 1 क्यों है, हाइड्रोजन का 2 क्यों नहीं है, हीलियम का 2 क्यों है, हीलियम का 1 क्यों नहीं है? तो इसका भी रीजन है। किसी भी एटम का जब आप एटॉमिक नंबर, जैसे आप लोग अपनी क्लास में जाते हैं तो आपका जो रोल नंबर एलोकेट होता है, वो रोल नंबर स्कूल में जनरली कैसे एलोकेट होता है? या तो आप क्लास में किस हिसाब से रैंक लाते हैं, या फिर आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको अरेंज कर दिया जाता है कि जिसका इसका नाम ए से है वो लोग पहले आएंगे, जिसका बी से है वो बाद में आएंगे, जिसका सी से है वो उसके बाद आएंगे, इजंट इट? तो यहाँ पर हम लोग जो एटम का नंबर देते हैं वो नंबर देते हैं एटॉमिक नंबर जो है, दिस एटॉमिक नंबर जो होता है Z, एक्चुअली इसको Z नहीं पढ़ते हैं इंग्लिश में, इसको Z पढ़ा जाता है, Z,
नाम का कोई चीज़ इंग्लिश में होता नहीं है, लेकिन खैर हम लोग इंडियंस हैं और हम लोग इसको यही पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, तो मैं Z बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। एक्चुअली इट इज़ करेक्टली प्रोनाउंस्ड एज Z, Z नहीं होता है, Z होता है, राइट। इसीलिए आप लोग Z न्यूज़ पढ़ते हैं। Z पहले लिखता था Z सिनेमा तो Z सिनेमा, तो अब वो ZEE लगाने लग गए। खैर बात करते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ protons inside an atom, number of protons inside an atom, or this is equal to number of electrons inside any neutral atom। यानी कि हम लोगों का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर इसका एटॉमिक नंबर है, या फिर कोई न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो। अब न्यूट्रल एटम और चार्ज्ड एटम अलग अलग है, तो इसको अभी छोड़ दीजिए। फिलहाल अब ये याद रखिए कि सर हाइड्रोजन के अंदर इसका मतलब एक प्रोटॉन था तभी तो उसका नंबर 1 है। जी हाँ, बिल्कुल उसके पास एक ही प्रोटॉन था और है। अगर उसके पास 2 प्रोटॉन है तो वो हीलियम है, अगर कोई एटम के पास 3 प्रोटॉन है तो वो लिथियम है, किसी एटम के पास 4 प्रोटॉन है तो बेरिलियम है। ठीक है, अब बात आती है कि सर आप तो बता रहे हैं कि कोई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, तो सर होता कहाँ है? जैसे सपोज मैं बोलता हूँ कि आई हैव विजिटेड सम अदर प्लैनेट, मैं किसी प्लैनेट पे गया था एंड आई हैव फाउंड सम एलियंस ओवर देयर। तो आप लोग सोचेंगे कि सर वो एलियन कैसे दिखते हैं, उनकी आँख कैसे होते होंगे, उनकी नाक कैसा होता होगा, क्या उनके पास भी किडनी होता है? मैं बोलूँगा कि नहीं, उनके पास 3 हाथ होते हैं, 2 किडनी होती है, 4 आँख होते हैं, व्हाट्सएवर मैं एक आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उनके आँख यहाँ नहीं होते हैं, उनके आँख पेट के पास होते हैं, उनका पेट यहाँ होता है। तो मतलब एक तरह से मैं पोजीशन भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ होती है। वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स यानी जब एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया, तब हम लोगों ने एटम के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होगा, प्रोटॉन्स कहाँ होगा, न्यूट्रॉन्स कहाँ होगा, इन सारी चीज़ों पे हमने बात किया। फिर हम लोगों ने एक चीज़ कंक्लूड किया गया कि कोई भी एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो इसके सेंटर में होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिट्स में घूमते हैं। जैसे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं ना, ठीक उसी तरीके से किसी भी एटम के अंदर जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों को एक चीज़ याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को एक और चीज़ समझना है कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, टोटल जो भी चीज़ें होंगी वो न्यूक्लियस के अंदर आएंगी, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो घूमते हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या समझना है कि अगर आपका पूरा बड़ा सा रूम, अगर आपका एक एटम है, सपोज गोल रूम मान लो कोई है, और वो एक एटम है, तो उसके अंदर एक छोटा सा जो जंपर बॉल होता है ना 5 रुपीज़ वाला, वो छोटा सा बॉल ही न्यूक्लियस है, और एक एक चींटी जो चल रही है ना वो चींटी के बराबर इलेक्ट्रॉन है। तो आप सोच लो कि अगर मेरा एटम इतना बड़ा है तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस का साइज कितना ज़्यादा छोटा होगा, काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस और साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज वेरी 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 नेग्लिजिबल इन एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। अब इस पूरे रूम में एक छोटी सी चींटी का साइज और एक पूरे रूम का साइज, जाहिर सी बात है चींटी का साइज बहुत छोटा है, तो कहीं ना कहीं बहुत छोटा सा एक न्यूक्लियस का साइज होता है, और उसी न्यूक्लियस के अंदर आपके दोनों चीज होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ घूम रहे हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, isn't it? So I hope this thing is very much pretty clear to one and all watching this. And अगर कोई डाउट persist होता है तो you people have to comment right here so that we can connect in our next lecture. अब हम लोग बात करते हैं कि सर आपने तो बोल दिया कि जैसे सोलर सिस्टम में सूरज के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमता है। लेकिन सर सोलर सिस्टम में तो एक प्लैनेट ही होता है एक ऑर्बिट में। अभी आपने डायग्राम बनाया तो इस ऑर्बिट में आपने 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, तो ऐसा क्यों? तो इसके लिए भी हम लोगों का एक फॉर्मूला है जो कि रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम से आया था, जो कि हम लोगों का था बेसिकली कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हटते हैं, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth सेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि किस सेल में, nth सेल में 2n स्क्वायर, फर्स्ट सेल में तो n का वैल्यू 1 रख देंगे। जैसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ, जैसे यहाँ मैं सेल नंबर फर्स्ट रखता हूँ,
यहाँ पर मैंने नाम रख दिया, फर्स्ट सेल का हम लोगों ने मान लेते हैं K शेल, सेकेंड सेल का L, थर्ड सेल का M, ऐसे ही फोर्थ सेल का N। मैक्सिमम अभी तक 7 सेल हैं, 7 से ज्यादा शेल अभी है ही नहीं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, चलो अभी बहुत सारी चीजों पे हम लोग आएंगे, लेकिन ये सारे ऑर्बिट्स, इसको आप ऑर्बिट्स बोलिए, शेल बोलिए, एनर्जी लेवल बोलिए, एक ही चीज है। ठीक है, अभी मैं बस बात करूंगा कि किसमें कितना कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे फर्स्ट सेल को हमने K शेल बोला, तो यहाँ पर हम रखेंगे 2 इंटू n का वैल्यू 1 स्क्वायर। सेकेंड सेल L, तो यहाँ पर 2 इंटू यहाँ स्मॉल n का वैल्यू हो गया 2 स्क्वायर। थर्ड सेल है कैपिटल M, 2 इंटू 3 स्क्वायर, क्योंकि तीसरा सेल है तो 3 स्क्वायर। चौथा सेल होगा तो 4 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 2, ये आएगा 8, ये आएगा 18 और ये आएगा 32। मैथ्स में तो आप लोग स्ट्रांग होंगे। तो यहाँ पर K में यानी कि फर्स्ट सेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ सेल में ज्यादा से ज्यादा 32 इलेक्ट्रॉन्स ही एकोमोडेट हो सकते हैं। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट नहीं होंगे, यानी कि दिस इज नथिंग बट द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू एडजस्ट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स इन द रिस्पेक्टिव शेल्स और एनर्जी लेवल। तो किस सेल में, हिंदी में अगर बोले तो कक्ष बोलते हैं इसको, तो किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ति की जा सकती है, वो यहाँ पर ये चीज हम लोग ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं यहीं तक रहने दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी एक थोड़ा सा ब्रशअप हो जाए। और बिल्कुल पैनिक नहीं लेना, पूरा 10th क्लास का केमिस्ट्री आप लोगों का अगले 1 मंथ के अंदर वाइंड अप हो जाएगा। दैट्स माई गारंटी, केमिस्ट्री। ठीक है, तो 1 मंथ यानी कि 30 या 35 क्लासेस में हम लोग को ऑलमोस्ट ही वाइंड अप होगा। लेकिन इन सारे बेसिक लेक्चर्स के बाद, अभी बेसिक लेक्चर आपका 4-5 लेक्चर चलेगा, उसके बाद हम लोग आराम से फटाफट 10th का पिक करेंगे, 9th का पिक करेंगे एंड वी विल वाइंड अप ऑल द सिलेबस राइट ओवर एंड आउट। तो ये मत सोचना कि सिलेबस अगर बोर्ड कम कर दिया है तो हम लोगों के लिए अच्छा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लेकिन आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही बुरा भी है, क्योंकि आप लोगों को आगे चल के जेईई वगैरह का तैयारी करना पड़ेगा। तब आप लोगों से ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तब आप लोग कहेंगे कि यार हम लोगों को तो हमने पढ़ा ही नहीं था, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक ट्रबल आ सकता है। सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत सारा क्लियर होगा, और अगर इन केस आपके पास कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करेंगे, सो दैट मैं उसको सॉल्व कर दूंगा एंड वी विल फाइंड अ ग्रेटर सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप एवरीवन ऑफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज हिट लाइक and subscribe to the channel if you are very new to it. Thank you so much. Jai Hind.